सुभाष भाई, जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर 5 करोड़ की बेनामी संपत्ति के आरोप लगाए हैं, आज बहुत बड़े खुलासे किए हैं कि उद्धव ठाकरे ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, यानी चुनाव में जब इलेक्शन कमीशन के सामने अपना संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता उसमें उन्होंने नहीं दिया था, जो अन्वय नाइक से खरीदी गई थी। अन्वय नाइक वही है जो रिपब्लिक भारत के सीईओ अर्णव गोस्वामी के खिलाफ उनके मर्डर के चार्जेस लगे हुए। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? आदित्य ठाकरे के अलावा ठाकरे परिवार से जब ठाकरे परिवार का मैं नाम लेता हूं तो बाला साहब ठाकरे के परिवार से कोई भी, या उद्धव हो या इनकी वाइफ रश्मि ठाकरे हो या आदित्य ठाकरे हो, किसी ने भी चुनाव नहीं कंटेस्ट किया था। अब ये जब चुनाव लड़ते हैं उसमें इनका जितना भी संपत्ति मेंशन किया रहता है, A to Z डाटा अगर आप उठाकर देखेंगे उसमें कहीं भी जो अन्वय नाइक के द्वारा, और मैं यहाँ पर एक और बात याद दिलाऊंगा, अन्वय नाइक की संपत्ति थी लेकिन अन्वय नाइक ने वो संपत्ति अपने वाइफ अक्षता नाइक के पास हस्तांतरण किया था और उसके द्वारा ये संपत्ति खरीदी गई थी। अब 19 फ्लैट्स खरीदे गए थे 23,500 स्क्वायर मीटर में, और जिसकी संपत्ति थी 5.29 करोड़, मतलब 5 करोड़ 29 लाख। वो संपत्ति बेनामी संपत्ति क्यों बताई जा रही है? क्योंकि वो संपत्ति हस्तांतरित की जाती है नवंबर 2020 में। मतलब आप चुनाव लड़ते हैं, देखिए कितना बड़ा क्रोनोलॉजी है, षड्यंत्र है। आप चुनाव लड़ते हैं अप्रैल में, आप विधान परिषद में निर्वाचित होते हैं अप्रैल में, आप सीएम बन जाते हैं अक्टूबर 2019 में, और आपके नाम की जो संपत्ति 2014 में खरीदी गई है वो संपत्ति आपके सीएम बनने और एमएलसी बनने के बाद जब आपको दिखता है कि अब मेरा सत्ता का जो कुर्सी है उसको कोई नहीं हिला सकता है, तो वो आपको नवंबर 2020 में आपके नाम पर हस्तांतरित की जाती है। और अन्वय नाइक नवंबर में ही आपको याद होगा, देखिए मतलब कैसा ये काल था। नवंबर में जो हस्तांतरित हुई है, एक वो फेज देखिए, एक वो समय देखिए, और उसके साथ साथ ये वही नवंबर 2020 का महीना था जहां पर अर्णव गोस्वामी को इन्होंने जेल के अंदर भिजवाया, क्या कहकर कि इसने आत्महत्या के लिए अन्वय नाइक को 2018 में उकसाया है। अब मैं एक आपसे बात बता रहा हूं, जब हम अन्वय नाइक की इस बात को ले रहे हैं कि इसने उकसाया है, तो उसमें एक बात आप और समझिए कि अन्वय नाइक की जो वाइफ थी अक्षता नाइक और उद्धव ठाकरे की वाइफ रश्मि ठाकरे, इनके बीच बहुत पुराना लेन देन था, बहुत पुराना लेन देन। वहां पर अपना पुराना लेन देन है, सब कुछ चल रहा है, और वहां पर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, ये इंसान परेशान है, मजलूम है, मजबूर है, इसको किसी के द्वारा सताया गया है, और उसका एक 120 का साजिशन केस आप अर्णव गोस्वामी पर करके उसको जेल के पीछे भेजवाते हैं। एक बात हमें आप समझाइए, मैं भी मुंबई को जानता हूं, आप भी मुंबई को जानते हैं, मैं भी महाराष्ट्र को जानता हूं, आप भी महाराष्ट्र को जानते हैं। क्या महाराष्ट्र में किसी परिवार का वो सत्ता में रहे या ना रहे, और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा, किसी भी परिवार का जिससे आर्थिक लेन देन का संबंध रहेगा, जिससे व्यक्तिगत संबंध रहेगा, कोई भी परिवार आपको ऐसा दिखता है क्या कि आपका उद्धव ठाकरे के परिवार के साथ उठा बैठी रहेगा, उससे आर्थिक लेन देन के संबंध रहेंगे और कोई आपको परेशान कर सकता है? एक जर्नलिस्ट परेशान कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। और ये बात जो इंसान मुंबई रहकर आया हो, जिसने मुंबई में कुछ समय गुजारे हो, वो भली भांति इस बात को समझा सकता है कि इसका मतलब क्या होता है। आप बेवजह का किसी पर कोई भी आरोप लगा दे रहे हैं, और जब आपके ऊपर आती है तो आप बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको परेशान कर रहा है। अरे भैया, सबका एक इंडिपेंडेंट टास्क है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब आप अपना डाटा फिल कर रहे थे myneta.com पर, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पीछे किसी को लगाया नहीं था, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आपको नहीं बोला था कि आप ये गलती कर दो, ये गलती इसलिए कर दो क्योंकि आने वाले समय में हम आपको कहीं से घेर कर और आपको लाइमलाइट में है। ये काम तो आपने किया, और जब आप हंसते हैं तो आजकल लोगों को सबसे सस्ती लोकप्रियता के लिए क्या मिला है? हम लाख गलती कर लें, हम सब कुछ कर लें, हम राष्ट्र को बर्बाद कर दें, हम राज्य को बर्बाद कर दें, हम जिला को बर्बाद कर दें, हम मंडल को बर्बाद कर दें, और जब मेरे ऊपर आँच आए तो हम सीधे मोदी को गाली देने लगे, मोदी को दोष देने लगे, हम बोलने लगे कि यार देखो मोदी मेरे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन सुभाष भाई, इस मामले को लेकर क्या चुनाव आयोग अपना कुछ कर सकता है कार्रवाई? क्योंकि चुनाव आयोग के हाथ में ही, क्योंकि इन्होंने सारी अपनी संपत्ति दिखाई नहीं, तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, दो चीज़ है, मैं दो क्लॉज आपको बताता हूँ। एक क्या होता है कि कोई भी इंसान अगर चुनाव लड़ रहा है
और उसका जो भी फैक्ट्स है, फैक्ट्स इन द सेंस कि उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेकर, उसके हाउसेस से लेकर, उसके जितने भी चल और अचल की संपत्ति है सबको लेकर, अगर कहीं पर भी किसी तथ्य को आप छुपाते हैं तो तथ्यों की जानकारी छुपाने के तहत एक आपके ऊपर 420 का और साजिशन 120 बी का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पैनल कोड। आईपीसी के तहत आप पर यह मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। सेकेंड थिंग, अब महाराष्ट्र की सरकार है, वहां पर विधान परिषद में जो सभापति बैठे हुए हैं, ये उनके विवेक पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहें तो ये तथ्यों की जानकारी छुपाने के लिए इनको उस पद से, मतलब विधान परिषद के पद से इस्तीफा दिलवा सकते हैं। अब इस्तीफा दिलवाने के बाद ऑप्शंस क्या बचते हैं? एक ऑप्शन तो बचता है कि शिवसेना के जो विधायक सब है उसमें से किसी एक विधायक को आपको इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा और फिर आपको उसके जगह पर जाकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन सुभाष भाई एक बात ये बताइए, जिस तरह से इधर से विपक्ष की तरफ से, पक्ष की तरफ से जिस तरह कंगना रनौत को परेशान किया जा रहा है, उधर संजय राउत कह रहे हैं कि मुझे परेशान किया जा रहा है, यानी बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई दोनों तरफ चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक बात आपसे बता रहा हूँ कि जब संजय राउत नाम लेते हैं कि नारी के नाम पर उनकी वाइफ को परेशान किया जा रहा है, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि नारी तो माँ दुर्गा भी थी, नारी तो माँ काली भी थी। ये लोग भी ऐसा नाम किए हैं जो कि हमें लगता है सुनने के बाद कि नहीं, नारी होना कोई पाप नहीं है। अगर नारी एकला भी चलती है और अगर उसके अंदर गट्स है, अगर उसके अंदर सब कुछ है, तो सब कुछ हासिल कर सकती है। और ये मैं कंगना रनौत के संदर्भ में इसलिए इस बात को मैं रख रहा हूँ क्योंकि कंगना रनौत के फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। कंगना रनौत के कोई भी परिवार में ऐसा कोई भी लिंक या रिलेशन नहीं है जो संजय राउत जैसे शख्सियत अपने आप में रखता हो। लेकिन संजय राउत की वाइफ वर्षा रावत, जिसके पति खुद राज्यसभा के सांसद हों, शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हों, शिवसेना का मुखपत्र जो सामना आता है उसके मुख्य संपादक हों, एक ऐसे इंसान को जब कोई परेशान कर सकता है तो मैं संजय राउत से पूछना चाहता हूं कि आप क्यों उस दिन को भूल जाते हैं जबकि कोई अपने घर से, जिसको आप कन्विक्टेड बनाते हैं, वो अपने घर से निकलकर 2 घंटे में मुंबई पहुंचने वाली होती है। मुंबई में तमाम आपको ऐसे जगह मिलेंगे जहां पर आपको ऐसे केसेस देखेंगे कि बहु जगह पर अतिक्रमण किया गया है, सब कुछ किया गया है, वहां पर आपकी नज़र कभी नहीं जाती है। लेकिन एक इंसान जो वहां पर खुद पहुंच रहा है बीएमसी के सामने उस नोटिस का जवाब देने के लिए, आपके पास समय का इतना अभाव रहता है कि उसके चंडीगढ़ से मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचने के बीच में ही आप बीएमसी को भेजकर, जेसीबी को भेजकर, बुलडोजर को भेजकर और उसके ऑफिस को, जो ऑफिस उसने सपनों में से बनाया था, एक सपना को संजोने का उसने कार्य किया था, उस ऑफिस को आप ध्वस्त करने का कार्य करते हैं। तो नारी को परेशान करने का मतलब ये होता है, क्योंकि वो सही में नारीत्व के उदाहरण है कि नारी के महत्वपूर्ण बातों को इस कलयुग में अगर किसी ने जागृत किया है, और तमाम ऐसे लोग हैं, जैसा हमने चर्चा किया जब कंगना रनौत का हम नाम ले रहे हैं तो चूंकि उसी पर विषय है, तो एक लड़की जो कि हिमाचल से निकलती है और हिमाचल से निकलने के बाद मुंबई जैसे महानगरी में जाकर वहाँ पर नंबर 1 हीरोइन का खिताब जीतती है, तो उसको हम रियल मायने में आत्मनिर्भर बोलते हैं, सेल्फ मेड और सेल्फ डिपेंडेंट बोलते हैं। ना कि किसी एमपी की वाइफ जो कि बहुत बड़ा अपने आप में शख्सियत रहा हो, जो कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, जिस पार्टी का सीएम महाराष्ट्र में बैठा हुआ हो, जो कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय संपादक हो, जिसका मुखपत्र सामना का लोग मुंबई जैसे शहरों में इंतजार कर रहे हैं। अगर वहाँ पर कोई गलती होती है और उस गलती के बाद ईडी कोई कार्रवाई कर रही है, तो क्यों? ईडी तो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और इसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। हम जब चर्चा कर रहे हैं तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये पीएमसी बैंक फ्रॉड स्कैम से जुड़ा हुआ मामला है। याद कीजिए अक्टूबर 2019 के उस टाइम को, उस समय क्या हुआ था आपको पता है? 6500 करोड़ के स्कैम के मामले में, और जितने लोग भारतीय जनता पार्टी को हेट करने वाले हैं, जितने लोग राइट विंगर्स को हेट करने वाले हैं, जितने लोग कहीं ना कहीं से भी इस देश में जो असली सेकुलर है, असली जो सेकुलरिज्म है, उससे दूर भागने का कोशिश करते हैं, वो लोग बिना इस तथ्य को और मैटर को जानते हुए मोदी सरकार को घेरने का कार्य कर रहे थे। मैं बस 1 मिनट में एक अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। पीएमसी स्कैम
6500 करोड़ रुपया का हुआ था, जिसको कि फर्स्ट वीक में 4355 करोड़ दिखाया गया था। लेकिन बाद में जब ईडी ने जांच किया था तो ये सामने आया था कि ये 4355 करोड़ नहीं 6500 करोड़ का घोटाला है। सेकंड चीज, उसमें हुआ क्या था, 10.5 करोड़ के कैश के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ था जहां पर चेक तो जिसका है उसके नाम से चेक ले लिया गया, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जॉय थॉमस का था, जो कि सीईओ था उस समय पीएमसी बैंक का। जॉय थॉमस उस समय जेल में भी गया था। HDIL हाउसिंग डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाया गया था महाराष्ट्र में, जिस पर कि पीएमसी के ऊपर आरोप था कि इसने 70% लोन HDIL को दिया, और 70% लोन देने के बाद उस कंपनी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, और वो दिवालिया घोषित करने की वजह से इतना बड़ा स्कैम हुआ। अब उस HDIL का जो सब्सिडायरी था, उसके डायरेक्टर प्रवीण राउत, और प्रवीण राउत की वाइफ का नाम माधुरी प्रवीण राउत। अब ऐसे इंसान से आपका संबंध है जो HDIL के सब्सिडायरी के डायरेक्टर हैं, और उनसे बिना किसी कागज के, बिना किसी लेटर के आप 50 से 55 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तो आप जब उसके साथ आर्थिक संबंध का लेना देना कर रहे हैं, यहाँ पर विजय माल्या यूपीए के सरकार में लोन लेता है, जब आरबीआई उस पर रेड कॉर्नर नोटिस घोषित करवाने का होता है, तब भी यहाँ पर जो यूपीए के सरकार में मंत्रालयों में लोग बैठे रहते हैं, उनके सह पर पैसा लेकर, और जब उस पर दबाव दिया जाता है तो हल्ला करवाया जाता है कि मोदी के राज में ये क्या हो रहा है। और सच्चाई ये है कि जिसकी वजह से जो सबसे प्रमुख फ्रॉडस्टर है पीएमसी स्कैम का, उसके साथ आपका आर्थिक लेन देन का जब संबंध है तो अंगुली तो उठेगी ही आप पर, और ये पब्लिक है, सब जानती है।